Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our NCERT Political Theory series of Class 11. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी ये शक रहता है, इतना बार मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्रेस दिस पार्ट, बट व्हाई एम आई डूइंग दिस? आई एम डूइंग दिस बिकॉज ये एक ओपन सीक्रेट है। ओपन सीक्रेट ये है कि लोगों को मालूम है कि दिस बुक इज गुड, बट कितनी अच्छी है ये लोगों को नहीं मालूम। सो व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ एनसीईआरटी इज द बुक विच वी स्टार्टेड इन स्कूल, बट एज आई ऑलवेज से इट इज नॉट अ स्कूल लेवल बुक। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे तो इसमें बहुत सारी कंडेंस नॉलेज मिलेगी एंड इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू इन योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। सो इस एग्ज़ाम के इसी प्रिपरेशन के तहत मैं ये एनसीईआरटी समरीज लेकर आया हूँ, एंड दिस इज़ पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11। सो पॉलिटिकल थ्योरी क्लास 11 हम करेंगे। वी विल ट्राई एंड एड्रेस एवरी प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल थ्योरीज एज गिवन इन क्लास 11, और मैं तुम्हें इसको कनेक्ट करना सिखाऊंगा। ऐसे नहीं करेंगे कि हम इसको सिर्फ जल्दी समराइज कर लें। वील ट्राई टू कनेक्ट द एंटायर स्ट्रक्चर। वंस वी नो द एंटायर स्ट्रक्चर कि ये पढ़ना कैसे है, देन आपको पता चलेगा कि इसमें कितना सब्सटेंस है। सो ऑल्सो आई वॉन्ट टू अनाउंस टू यू माई लॉन्च ऑफ द न्यू चैनल कॉल्ड एज कॉन्सेप्टोलॉजी। दिस इज इंटरकनेक्शन ऑफ थॉट्स। कॉन्सेप्टोलॉजी मेरा ही चैनल है, एक्सक्लूसिव चैनल है, बट अंडर द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, और ये एक मेथड है जिसको मैं हमेशा से बोलता हूँ, और व्हाट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स प्रिपरेशन। सो 3 डायमेंशनल प्रिपरेशन, और ये इसीलिए करना ज़रूरी होता है बिकॉज यूपीएससी में फैक्ट्स के मार्क्स मिलते ही नहीं। यूपीएससी में मार्क्स मिलते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के। सो इंटरकनेक्शन ऑफ फैक्ट्स के लिए दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। So we are on the largest online learning platform in India, and God willing this will be the largest online learning platform in the world. So you will get huge opportunities to prepare your exam by using Plus subscription. Plus subscription पर जब आओगे तो तुम्हें you will get unlimited live and recorded courses from India's best educators. So you will get daily live classes, live tests and quizzes, structured courses and unlimited access. जब daily live classes आओगे ना my friends, आपको सही मायनों में पता चलेगा कि actually कितना advantage होता है। How do you chat with your educator? उसी टाइम जब पढ़ा रहे होता है educator, आपको वो डाउट होगा उसी टाइम समझा देगा, इस तरह से नहीं तो अलग तरीके से, and so on and so forth. So this will be of very nice ecosystem होता है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ऑल यू हैव टू डू इज रिमेंबर दिस कोड SIDLIVE SIDLIVE, और आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स आर ऑल अंडर वन रूफ, और इसलिए आपको कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ रिमेंबर करना है कोड SIDLIVE। सो डाउनलोड करो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, वो आपको गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों पर मिल जाएगा। आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये भी अवेलेबल है। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहिए, ये भी अवेलेबल है। ऑल ऑफ देम यूजिंग द कोड SIDLIVE आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट दे देंगे, एंड दैट विल बी ग्रेट। तो पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी आपको, टेस्ट एनालिसिस हो जाएगा, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, सब कुछ अंडर वन रूफ। सो एक और बात जो अनअकैडमी आप लोगों के एडवांटेज में लेकर आई है इज द लास्ट माइल। ये कॉम्प्रिहेंसिव इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है फॉर दोज हु आर टेकिंग दिस इंटरव्यू इन यूपीएससी CSE 2020। ऑल्सो देयर इज अ फ्री टेस्ट सीरीज जो लॉन्च किया है अनअकैडमी ने। इस सबको अभी अनलॉक करने के लिए आपको SIDLIVE SIDLIVE कोड यूज़ करना है। SIDLIVE कोड यूज़ करके आप 31 मार्च से स्टार्ट होने वाले इन बैच कोर्सेज का पार्ट बन सकते हैं। और अनअकैडमी कॉम्बैट जो कि एवरी संडे 11 AM होता है, दिस इज़ अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। अगर मनी का प्रॉब्लम है तो अपने टैलेंट के बेसिस पर, अपने हार्डवर्क के बेसिस पर आप इस स्कॉलरशिप पूल और 4 करोड़ का पार्ट बन सकते हैं। सो एडवांटेजेस आपके पास कई सारी है। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ऑन माई टेलीग्राम, देन tinyurl.com/siddharthpolity, या तो उस लिंक पर जाइए
या फिर ये जो कोड है इसको अपने मोबाइल कैमरा से स्कैन कर लीजिए, तो आप ऑटोमेटिकली मेरे इस ग्रुप में आ जाएंगे। और कुछ भी नया होगा, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कोई पार्लियामेंट्री लॉ, कोई इंटरनेशनल रिलेशन में कोई कुछ भी, एनी कॉन्फ्लिक्टिंग, कोई नया एमसीक्यू, आई विल ऑलवेज लव टू डिस्कस विद दिस यू। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सब लोगों के लिए कि मैंने पीएसआई और ऑप्शनल अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। 250 मार्क्स का जीएस2 तो मैं ऑलरेडी पढ़ा ही रहा था, पीजीआईआर, ओके, इसको ऐसे याद रखते थे, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। और आप 500 मार्क्स का और ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 भी अब मैं ही मैनेज करूँगा। सो अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो फिर से आपको यूज़ करना है कोड SIDLIVE, SIDLIVE। मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि अगर आप ऑप्शनल भी मुझसे पढ़ेंगे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जीएस और ऑप्शनल दोनों को साथ में पढ़िए। एज इन टेक दिस कोर्स विच इज़ 24 मंथ कोर्स एंड 36 मंथ कोर्स, और इसमें आपको ह्यूज मनी सेविंग मिलेगा। तुम अगर यहाँ से ध्यान से देख पा रहे हो तो 29% ऑफ और 42% ऑफ, तो ये ऑप्शन ले लो। आई थिंक दिस विल बी बेटर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ऑफ क्लास 11 इन सीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी, और ये टॉपिक है सिटीजनशिप से। मालूम है होता क्या था कि आज से 1-2 साल पहले, ओके, अगर हम सिटीजनशिप वर्ड यूज़ करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई पढ़ता नहीं था, ओके, और रीज़न भी यही था। क्यों? क्योंकि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन्ड है, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 है, थोड़ा बहुत पढ़ लिया इधर उधर और काम हो जाता था, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं थे। सो लेट अस नाउ रीड सिटीजनशिप इन अ वेरी डिफरेंट व्यू। क्यों? क्योंकि तुम्हें भी मालूम है, मुझे भी मालूम है हुआ क्या। ओके, सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद दुनिया बदल गई। अब सिटीजनशिप बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, यू जस्ट कांट इग्नोर दिस टॉपिक। So citizenship implies full and equal membership of a political community. Wow यार, एक बार इस लाइन को समझने की कोशिश करो। What a heavyweight line is this? Citizenship implies full and equal membership of a political community. अब ये वर्ड पे मैं यहाँ पे ना अभी के लिए इसको ऐसे आस्तेरिस्क मार रहा हूँ, ओके, बाद में तुम इसको और डिटेल में कर सकते हो, तो you'll understand this. So in this chapter we will explore what exactly this means today. और फिर आगे बढ़ा है कि वी विल लुक एट सम डिबेट्स एंड स्ट्रगल्स व्हिच आर गोइंग ऑन रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, कॉन्सेंट्रेट करो उस वर्ड पे। ये वर्ड ही कितना हैवी वेट है, तब तुम्हें समझ में आएगा। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। यार ठीक से ना लोग पढ़ते नहीं हैं, ओके, और पढ़ाते नहीं हैं, एंड दैट इज़ वाई जो रियल रोमांस है, जो रियल सब्सटेंस है ऑफ द सब्जेक्ट, वो इग्नोर होता चला जाता है। सो हम इसमें डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द नेशन एंड द क्राइटेरिया ऑफ सिटीजनशिप अडॉप्टेड इन डिफरेंट कंट्रीज। थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप क्लेम दैट सिटीजनशिप शुड बी यूनिवर्सल। अरे बाप रे, तुम इन क्वेश्चंस के बारे में सोचो ये मेंस में तुम्हारे लिए क्वेश्चन आ रहा है, यू नो, कि यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या होती है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस। यू नो, जिसको नहीं आएगा ना वो एक वर्ड नहीं लिख सकता, वो कुछ समझ में नहीं आएगा उसको क्या मिलता है। Does this mean that every person today should be accepted as a member of one or the other state? Then how can we explain the existence of so many stateless people? And finally, we'll discuss the issue of global citizenship. Does it exist and could it replace national citizenship? Unbelievable topics है। आमतौर पे क्या होता है, पार्लियामेंट पढ़ो, स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ो, ये सब पढ़ते हैं लोग, पढ़ना भी चाहिए भाई। और लेकिन क्या होता है, अगर तुमने ना भी पढ़ाओ और कि कोई क्वेश्चन डेंजरस आ गया, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होता है यार, पार्लियामेंट कुछ तो लिख कर आ जाओगे। यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जो तुम आम बोलचाल में या आम डिस्कशन में बात ही नहीं करते। करेक्ट है, जब बात ही नहीं करते हो तो फिर ऑब्वियसली अगर कोई डेंजरस क्वेश्चन आ गया, यू आर इन ह्यूज ट्रबल। सो मेक श्योर दैट आप इसको डिटेल में करो और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो एक एक लाइन जाएंगे। सिटीजनशिप, पहले तो ये वाली जो डेफिनेशन है ना, इसको लिख लो कहीं पर। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है, ये मेरे ख्याल से द बेस्ट डेफिनेशन इज दिस: सिटीजनशिप हैज बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो इस वाले को आप पहले अंडरलाइन कर लो, ओके। और अगर तुम्हारे पास बुक है
तो मेक श्योर दैट इसको हाईलाइट करके लिख लो। सिटीजनशिप हैज़ बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड वेरी वेरी ड्रास्टिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो in the contemporary world, states provide a collective political identity to their members as well as certain rights। अब ये फिर से बड़ा डेंजरस लाइन आ गया, इसको तुम यू कांट स्किप दिस पार्ट। हुआ क्या माय फ्रेंड्स, थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। कहाँ जाना भाई, अरे बैक इन टाइम। ओके, सो इफ वी गो बैक इन टाइम, तो एक ज़माना ज़रूर हुआ होगा, कभी तो ऐसा होगा, बड़ा पुराना होगा ये ज़माना, कि एक ज़माना हुआ होगा व्हेन देयर आर सिटीजन्स और देयर आर इंडिविजुअल्स रोमिंग अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। फिर इंडिविजुअल्स ने सोचा कि नहीं यार ऐसा नहीं चलेगा, तो बोथ फॉर द सेफ्टी एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, इन लोगों ने प्लान बनाया होगा। क्या प्लान बनाया होगा कि यार किसी एक को गवर्निंग अथॉरिटी दे दो, तो कुछ मामलों में गवर्निंग अथॉरिटीज़ बनने लग गई और यहाँ से स्टार्ट हुआ द राइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलिटिक्स। तो एरिस्टोटल बहुत अच्छे लाइन बोलते थे इनके बारे में, बोलते थे मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। अब ये बड़ी अजीब सी लाइन बोली थी एरिस्टोटल, बट एरिस्टोटल को समझने के लिए भी ना थोड़ी सी अलग ही बैंडविड्थ पकड़नी पड़ती है। क्या होता है, एरिस्टोटल का कहना था कि अगर मैन पॉलिटिकल है, इसका मतलब है कि वो लॉज, रेगुलेशन, पॉलिसी, ऑल दीज थिंग्स हैं, अपने आप को बाइंड करना चाहता है या कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा तो हर वो आदमी या हर वो पर्सन या इंडिविजुअल जो ऐसा नहीं होने देना चाह रहा, ओके, वो सैवेज है, वो एनिमल है, ओके, ही बिलोंग्स टू द जंगल। सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग आ रहा है। मतलब धीरे धीरे हमने इस बात को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया कि अगर एक सिटीजन है, इनफैक्ट वर्ड सिटीजन भी सिटी वर्ड से आया, दैट वाज द की वर्ड। तो जब यहाँ से वर्ड आ रहे हैं, तो ये अगर आपको वर्ड आया तो पुलिस, ओके, जहाँ से वर्ड POLIS, जहाँ से वर्ड पॉलिटिक्स आया, या सिटी, ओके, ये सारे वर्ड्स क्या इंडिकेट करें कि ह्यूमन बीइंग जैसे जैसे रिफाइन हो रहा है या फिर समझदार हो गया, सो कॉल्ड समझदार, पता हो जी समझदारी चल रही है, ओके, सो कॉल्ड समझदार हो गया, तो उसने अपने आप के लिए डिटरमाइन किया, खुद लिमिट्स डिफाइन किए कि हमें ना स्टेट होना चाहिए, हमारे पास एक पॉलिटिकल एंटिटी होनी चाहिए, हमारे पास रूल्स होने चाहिए, लॉज होने चाहिए, रेगुलेशन होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, वरना तुम जानवर हो। वाह, ये भी सही बात है। सो धीरे धीरे यहाँ से स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, और जो स्टेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सॉरी। सो ये स्टेट का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बोला जाता है पॉलिटिकल थ्योरी और पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जब आ रहा है तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं अब कि ये स्टेट क्या हुआ। वैसे तो अलग अलग डेफिनेशन है, ओके, सो मैं तुम्हें अभी कहीं से भी पॉलिटिकल PS यानी कि साइंस में लेकर नहीं जाना चाहता, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू पॉलिटिकल थ्योरी इन द ईजिएस्ट वे पॉसिबल। तो स्टेट क्या है, आमतौर पे स्टेट कैन बी अंडरस्टूड एज मास ऑफ पीपल जिन्होंने मान के चला कि वो एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करेंगे, ओके, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर वो चलेंगे, ऑलराइट, और एक गवर्निंग अथॉरिटी होगी। तो आमतौर पे, ओके, प्लीज लेट्स नॉट गो इनटू द सो कॉल्ड डिफरेंट वैराइटीज और डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ द स्टेट, जिसमें मैं इस टाइम पे जाना भी नहीं चाहता। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। तो इन अदर वर्ड्स स्टेट्स बनाते, जैसे हमने स्टेट बनाया वैसे ही हमारे पास और हमारे सिटीजन्स को, जो भी स्टेट है, सपोज स्टेट नंबर 1 है, इंडिया मान लो, चलो, या कोई बोलो, चलो स्टेट ए बोलो, ओके, तो ये अपने सिटीजन्स को एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है, आइडेंटिटी नहीं देता,
पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है। मतलब क्या इसका मतलब क्या? सो ये स्टेट ऑफ इंडिया होने के नाते हम जितने लोग स्टेट ऑफ इंडिया में, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये वो स्टेट्स नहीं, स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, स्टेट ऑफ इंडिया जो कि एक पॉलिटिकल एंटिटी है, हम सब कहलाएंगे इंडियंस। ओके, और ये इंडियंस होने के नाते हमें अलग अलग तरह की आइडेंटिटी मिलेगी। हमारा एक नेशनल फ्लैग होगा, हमारा एक नेशनल सॉन्ग होगा, नेशनल एंथम होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और मैं कहीं भी जाऊंगा पूरी दुनिया में तो मैं बोलूँगा कोई टेंशन नहीं है बाबा, अब हम इंडियन हैं। तो मेरे पास ये वाली बात है कि अब मैं सपोज मैं इंडिया से बाहर घूमने जाता हूँ। ओके, मैं चला गया और मैं यूएस में पहुंचा तो वहाँ पर फॉर सम अनफॉर्चुनेट रीज़न पासपोर्ट मेरा खो गया। ओहो, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा स्टेट यानी कि इंडिया ने वहाँ पर एक एम्बेसी बनाई होगी। अच्छा, ओके, अब मैं उस एम्बेसी में जाऊँगा तो वहाँ पर मेरा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव मेरा ख्याल रखेगा। वाह, सो मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, ओके, वहाँ स्टेट को मैं कैरी करके जा रहा हूँ एज माई पॉलिटिकल आइडेंटिटी, और जो स्टेट है वो मेरा ख्याल रख रहा है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन आ सकती है, और वो बड़े ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो सकती है कि यार एक ऐसे भी ग्रुप ऑफ पीपल है जिनका स्टेट से कोई वाक्य है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं, उनको हम रेफ्यूजीज बोलते हैं। ओके, अब ये बेचारे कहीं के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इनका कोई स्टेट ही नहीं रहा। इन अदर वर्ड्स, दे डोंट हैव अ होम टू गो बैक टू, होम इन द सेंस ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। तो फिर ये किसी और स्टेट में जाएंगे और वहाँ पे शरण मांगेंगे। ओके, उनको असाइलम दिया जाएगा, या फिर कभी कभी वो भी नहीं दिया जाता। सो आइदर वे स्टेट होना बड़ा ज़रूरी है। सो अगर ये सिचुएशन है, ओके, ये सिचुएशन ये है, तो इनको हम लोग बोलते हैं दे आर स्टेटलेस पीपल, और दे डोंट हैव अ स्टेट इन देयर आइडेंटिटी। अब इसको आपको समझना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही हम रेफ्यूजीज या ये सब कॉन्सेप्ट में आते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुली अंडरस्टैंडिंग। और इसको मालूम है क्या होता है, अंधेरा कितना होता है उसको अप्रिशिएट करने के लिए हमें लाइट समझनी पड़ेगी, और लाइट की इम्पोर्टेंस क्या होती है ये समझने के लिए हमको अंधेरा देखना पड़ेगा। सो थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, ओके, लेट्स गो बैक इन टाइम एंड लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या गुजर होती होगी, क्या जाता होगा जब एक सिटीजन, ओके, अपनी कंट्री से जाता है और उसके पास स्टेट हो, ओके, या फिर वो अपने स्टेट में रहता है, ओके, द स्टेट ऑफ इंडिया में, और एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसके पास कोई स्टेट नहीं है। ओके, नाउ एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट, राइट, और एज अ मेंबर ऑफ दिस पॉलिटिकल एंटिटी, ओके, हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी है। अभी हमने पिछले ही चैप्टर में किया था, इतने सारे राइट्स, इतने सारे हमारे पास, कोई लीगल राइट, कोई फंडामेंटल राइट, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, कोई राइट्स है। तो वर्ड क्या था? राइट्स आर claims of individuals against the state in most cases। अब भाई ये ना, मतलब मैं उस दिल से गुजरे जिस दिल को क्या बोलते हैं ना, जिस दिल पर ये गुजरी है, बिल्कुल सही बात है। तो होता क्या है, अगर हम अपने घरों में रहते हैं, हमारे मम्मी पापा है, हमारा घर है, हमारी फैमिली है, हम उनसे हक से चीज़ें मांगते हैं, नहीं जी मेरे को ये खाना नहीं खाना। ओके, नाउ फैमिली आपकी बात मानती है, बोलते अच्छा बेटा क्या खाएगा मेरा बच्चा, क्या खाएगा। लेकिन एक पर्सन ऐसा भी है, देयर आर अनफॉर्चुनेट पीपल जिनके पास फैमिलीज नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं। तो यहाँ से हमें एक अप्रिसिएशन ऑफ वर्ड सुनाई देगा, दैट इज कॉल्ड फुल मेंबरशिप। जब तुम अपने घर में रहते हो, ओके, अपने घर में रहते हो, तो तुम हक से घूमते हो। ओके, तो आज तुम्हें बोल रहा है कि नहीं यार, आज हम ना डाइनिंग टेबल पे आराम से फॉर्मली नहीं खाएंगे, अच्छा आज हम लोग बालकनी में खाते हैं। ओके, क्या बात करेगा, ये क्या बात हुई? हाँ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आज हम लोग कैंडल लाइट डिनर करेंगे, वेरी गुड। आज हम ऐसा करेंगे, आज हम सारी फैमिली बैठ कर एक लिविंग रूम में बैठ के गाने गाएंगे, ये सब अलाउड है। ओके, थोड़ा बहुत इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, सब कुछ करना अलाउड है।
बिकॉज ये है तो तुम्हारा घर ना. दिस इज फुल मेंबरशिप. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, ओके, लेट्स गो टू अ पर्सन जिसके पास घर ही ना हो. ओके, वो किसी और के घर में रह रहे. अब किसी और के घर में रह रहे तो भाई तुम्हें जो कमरा या कोना दे दिया गया तुम वहीं पर ही टिके रहो. ओके, यू कैन नॉट डिसाइड फॉर योर सेल्फ. सो ये वो हालात हो जाती है स्टेटलेस सोसाइटीज़ की या स्टेटलेस इंडिविजुअल्स की. तो एक बड़ी अच्छी मूवी थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट था. तो उसमें आई डोंट वांट टू नेम बिकॉज वो अननेसेसरली ना पॉलिटिकल हो जाता है. तो उसमें एक रेवोल्यूशनरी दिखाया है जो जो अपनी स्टेट के लिए, स्टेट तो होता नहीं लेकिन अपनी कंट्री बनाने के लिए लड़ रहा होता है. सो उसको दूसरा जो अपोजिशन वाला होता है ना वो उसको पूछता है, बोलता है तुझे डर नहीं लगता? ओके, तू ऐसे लड़ रहा है. ओके, तो वो बोलता है कि नो नो, आई हैव टू फाइट फॉर माई होम, आई हैव टू फाइट फॉर माई होम, जिसको आज हम स्टेट रेफर करें. तो वो बोलता है ओहो, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉस्टली टू यू. ओके, क्योंकि आपको फैमिली सब कुछ सैक्रिफाइस करके लड़ना पड़ेगा. तो ही सेड अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. ही सेड होम इज ऑलवेज एक्सपेंसिव. यस, सो होम इज सो एक्सपेंसिव माई फ्रेंड्स कि उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है. तो ये जितने हमने राइट्स मिले हैं, ये आज हम लोग किस्मत वाले हैं. ओके, दैट हम लोगों को ये मिल गया. बट ये हमारे फोर फादर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, उन लोगों ने बहुत लड़ा, बहुत सैक्रिफाइस किया. ओके, यंग यंग लोग अपनी ज़िंदगी के सारे सपने अपने छोड़कर उन लोगों ने जान दे दी, तब जाके ये स्टेट बना. वरना आज भी ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे होते तो बड़ा मुश्किल हो जाता. और सिर्फ इंडिया की बात नहीं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने ओके स्ट्रगल किया, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, स्पेनिश रेवोल्यूशन हुआ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो इट हैज़ बीन, कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती. होम एज ए सेड इज़ ऑलवेज एक्सपेंसिव. तो होम को मुश्किल से मिलता है. सो व्हेन हम लोगों ने ये सारी चीज़ें होते थे, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन होता तो मैं लगता भगवान जाने कहाँ हुआ. जब हम स्पेनिश रेवोल्यूशन या अमेरिकन रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें लगता है भगवान जाने कहाँ हुआ. लेकिन ये तो हमारे ही नेबरहुड में हुआ ना, ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ. इन द सेंस हमारी लिविंग मेमोरी में ना भी हो, लेकिन कम से कम हमें मालूम तो है कि हमारे फोर फादर्स कितने लड़े. ओके, कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े, तब जाके ये घर बना जिसको आज हम इंडिया बोलते हैं. सो वैसे ही हमने नोटिस किया कि बहुत सारी जगह पर, जैसे साउथ अफ्रीका में ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन, उनका घर था सो कॉल्ड. ओके, अब वो वाइट माइनॉरिटीज़ आए और उन्होंने उसको कवर कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया. तो अब क्या हो गया, लीगल एंड पॉलिटिकल कंट्रोल वाइट पॉपुलेशन का हो गया. अब प्रॉब्लम ये हो गई कि एक तो बड़ा दुख की बात ये होती है कि किसी के पास घर ना हो. ओके, ये तो मैं समझ ही सकता हूँ. एक दूसरा होता है कि भाई तुम्हारा घर था वो किसी और ने कब्जा कर लिया. सो द प्रॉब्लम यहाँ पे है. तो यहाँ से चला क्या जाता है. अब इसको तुम अलग अलग तरीके से बोल सकते हो कि अगर ब्लैक्स के ऊपर जो ब्लैक पॉपुलेशन, वैसे ब्लैक वर्ड ही गलत है, लेकिन ब्लैक पॉपुलेशन के ऊपर वाइट पॉपुलेशन ने अगर कब्जा कर लिया तो ब्लैक पॉपुलेशन को क्या लॉस हुआ. हाँ, क्या लॉस हुआ. अब तुम इसके बारे में 50 अलग अलग वर्ड्स बोल सकते हो, लेकिन मैं क्या वर्ड बोलूँगा, मैं बोलूँगा यू लॉस्ट फुल मेंबरशिप और फुल एंड इक्वल मेंबरशिप. तो ये जो वर्ड था फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके, बिकॉज ब्लैक्स को फुल मेंबरशिप ऑफ दैट स्टेट या दैट कंट्री नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ दिस कॉलोनाइजेशन और वट एवर यू वॉन्ट टू से अबाउट अपार्थाइड एंड सो ऑन सो. तो अगर इसको समझने की कोशिश करो, ट्राई एंड कोरिलेटेड लाइक अ फैमिली. तो तुम्हारा ही घर होता है, तो हर घर पे जॉइंटली एंड सेवरली ओके तुम्हारा ही हक है. तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते कि यार वो रूम में मैं जा ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होता आमतौर पे. ओके, लेकिन अगर आपका घर ही ना हो और आप या तो किसी और के घर में रह रहे हो, ओके, या मजबूरन में रहना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ. नो, तुम्हारा इलाका, तुम्हारा एरिया, तुम्हारा वो छोटा सा कॉर्नर या तुम्हारा रूम जो भी है वो फिक्स्ड होगा. यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर व्हाट इज कॉल्ड एज फुल मेंबरशिप. सो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है. सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सिटीजनशिप इज ओनली द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड इट्स मेंबर्स? सर्टेनली नॉट. ओके, ये बड़ी नैरो विजन की बात होगी. सर्टेनली नॉट. जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो इट इज़ फार बिगर
than the relationship between state and its members. It's far 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 bigger. अच्छा, तो आप इतने आराम से इसको सो कॉल्ड इतना न्यूट्रलाइज करके नहीं बता सकते. इट इज ऑल्सो डीलिंग विद कि मेरे स्टेट के एक सिटीजन का दूसरे सिटीजन से क्या लेना देना है. दैट इज ऑल्सो इक्वली अ पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सिटीजनशिप. ठीक है, मैं माना कि सिटीजनशिप जब तक होता है उसके प्राइमरी रिलेशनशिप सिटीजन और स्टेट के बीच में होती है. मैं मानता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन सिटीजन एंड सिटीजन के बीच में भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि यार लॉ बना दो. हम लोग लॉ कैन नॉट बी एंड शुड नॉट बी यूटिलाइज एवरीवेयर दैट यू वांट टू डू इट. ओके, तो आपको अगर हार्म थ्योरी थोड़ा बहुत मालूम है पॉलिटिकल साइंस में, सो इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज कि आप इसको हर जगह लॉ नहीं बना सकते. कहीं कहीं ये नैतिक भी होता है, मॉरल भी होता है. ओके, दैट यू हैव टू मेक श्योर कि वो मेरे ही देश का सिटीजन है, राइट, मैंने ही उसको हेल्प करनी है. सो वी आर अ फ्रेटर्निटी, लेट अस नॉट मिस्टेक अबाउट दिस पार्ट. सो व्हेन आई से द वर्ड सिटीजन, आप कानून की किताब हाथ में लेकर नहीं घूम रहे हो. यू आर नॉट गोइंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ, you are also bound to each other by morality and a spirit of fraternity. We the people. So it's very very important. So important यहाँ पर ये है कि जब हम एज सिटीजन बनते हैं तो ये हमको ना फील होता है. जैसे तुम सपोज इंडिया की बात करो, अब एक ये सिटीजन है. ओके, अब ये एक सिटीजन है, अब इसके पास बड़ा पैसा आ गया भाई, वेरी गुड. तो ये माइन लेता है, माइंस का लीज पर ले लेता है. ओके, और उस लीज पे लेकर ना, अरे यार वो करे जा रहा है, खुदाई करे जा रहा है, खुदाई करे जा रहा है, ही इज एक्सट्रैक्टिंग ऑल मिनरल्स. तो मैं इस सिटीजन को बोलूँगा भाई डोंट बी सो ग्रीडी. तो बोलेगा कैसी बात करो. ओके, मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास पैसा है. मैंने कहा मैं माना कि तुम इंडिविजुअल हो, बट ये जो हमारा रिसोर्सेस है ना, ये हमारे रिसोर्सेस है. इट इज़ अ कॉमन गुड, इट मस्ट बी स्प्रेड फॉर कॉमन गुड. इतना भी ज़्यादा मत एक्सकवेट करो कि आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाए. एक बहुत अच्छा लाइन होती है कि वी आर द कस्टोडियंस ऑफ द वेल्थ ऑफ इंडिया. इट इज कस्टोडियंस. हम ये नहीं बोल सकते कि हमने इस पार्ट को खरीद लिया है तो हम जैसे मर्जी मिसयूज कर सकते हैं. नो, वी आर जस्ट custodians of this resource. We must make sure that it goes to the next generation and it is respecting the culture and the natural resources. So a very important concept यहाँ पर ये है that हमको बहुत सारे एलिमेंट से समझना पड़ेगा that what actually is citizenship. It's a far 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 bigger thing than what we normally think. ये आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में लिखा है. सिटीजनशिप इज अ कॉन्सेप्ट एंड दैट इज वाई इस बुक में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है. एंड आई होप दैट आपको अभी तक ये बात समझ में आती जा रही है. सो लेट अस अंडरस्टैंड द आगे के पॉइंट्स एंड कंटिन्यू ऑन दिस पार्ट. नाउ इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है उसको हमें समझना पड़ेगा. और इसको समझना एक ही एंगल से नहीं पड़ेगा, इसको कई सारे एंगल से समझना पड़ेगा. तब जाके शायद we'll be able to appreciate what is actually happening. So this has to be really understood, and then only and only then will you be able to appreciate कि ये word का महत्व क्या है. The word which is called as full and equal membership, it is not even a word, it's a concept now. See, please understand this. मुझे कुछ questions है अपने आप से, और I'm sure कि तुम इसी बहाने अपने आप से भी आंसर सीख लोगे. सो वी हैव फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का ये क्वेश्चन. ना मुझे सिर्फ एक सवाल ये पूछना है कि क्या ये इंडिया मेरा है? डज इट बिलोंग टू मी? ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ डज इट बिलोंग टू मी? अब अब मैं इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. ओके, कि सपोज मैं बेंगलुरु का निवासी हूँ, तो अब मैं इसको फिर से डिवाइड कर रहा हूँ. मैं बोलता हूँ इंडिया मेरा है, ओके, कर्नाटका मेरा है और बेंगलुरु मेरा है. अच्छा, ठीक है. फिर मैं थोड़ा सा और नैरो जाता हूँ. ओके,
सो मैं बेंगलुरु में एक कॉलोनी में रहता हूँ, ओके, मैं इससे ज़्यादा जानता नहीं बेंगलुरु, मैंने ऐसे एग्जाम्पल ले लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक कॉलोनी लेता हूँ, ABC कॉलोनी। तो मैं ABC कॉलोनी में रहता हूँ। अब मैं क्या बोलूँगा कि ABC कॉलोनी मेरी है, ओके, बेंगलुरु मेरा है, कर्नाटका मेरा है, इंडिया मेरा है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बोला जा सकता है। तो अगर मैं ये बात बोलता हूँ, ओके, तो मैं धीरे 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 नैरो डाउन होता जा रहा हूँ, और मैं इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर अपना हक दिखाता हूँ। अगर ऐसे ही मैं चलता जाऊँ तो ये जो ग्रीन मैन है, इसका नाम है ग्रीन मैन, वेरी गुड, ये देखो ये भी हंस रहा है। ग्रीन मैन बोलता है इंडिया मेरा है, ओके, तेलंगाना मेरा है, हैदराबाद मेरा है, और एक XYZ कॉलोनी मेरी। नाउ ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आई थिंक दिस एन अच्छी बात, ओके। अब सिचुएशन यहाँ पर ये हो रही है कि जो मिस्टर रेड है और जो मिस्टर ग्रीन है, अब ये बात को समझने की कोशिश करो। रेड ने कर्नाटका को अपना बोला, बेंगलुरु को अपना बोला और ABC को अपना बोला। अभी तक देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज तेलंगाना, हैदराबाद और XYZ कॉलोनी अलग अलग है। लेकिन जैसे ही इंडिया की बात आती तो भाई रेड मैन ने भी यही बात बोली और ग्रीन मैन ने भी बोली। ओहो, अब दो पार्ट्स है, क्योंकि रेड बोलता है इंडिया मेरा है। उसने ये नहीं बोला कि लेफ्ट साइड ऑफ इंडिया मेरा है, कि राइट साइड ऑफ इंडिया मेरा है, कि नॉर्थ ऑफ इंडिया मेरा है, कि वेस्ट ऑफ इंडिया मेरा है, कि ईस्ट ऑफ। उसने बोला इंडिया मेरा है। और ग्रीन भी बोलता है। ये कैसी बात हुई यार, ये तो बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन होगी। अब या तो इसके बीच में से लाइन डालनी पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि अगर ऐसे लाइन डालनी पड़ेगी तो ऐसे 130 करोड़ लाइन डालनी पड़ेगी। ये तो बड़ा खतरनाक है। अब यहाँ सिचुएशन होती जा रही है बड़ी डेंजरस। वाई? बिकॉज ये बिना डिवीजन के, ओके, कैसे डिटरमाइन करे कि इंडिया किसका है? सोचने वाली बात है माय फ्रेंड। थोड़ी देर के देखो तो आहा वाला मोमेंट आएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा सिचुएशन है, ओके। तो मैं AB, अब इसको मैं और नीचे नीचे जा सकता हूँ। जैसे AB, अब अगर तुम्हें इंडिया थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ओके, मुश्किल हो रहा है समझने में, तो कॉलोनी समझ लो। तो ABC कॉलोनी है। अब भाई ने तो बड़ा खुशी खुशी बोल दिया, इस रेडमैन ने, कि ABC कॉलोनी मेरी है। ओ मेरे भाई, ABC कॉलोनी कैसे तेरी है? 100 घर है इधर, ओके, हर घर में 4 लोग रहते हैं, 400, तो 400 लोग हैं, ओके। तो उस घर को भी डिवाइड होगा। तो अब सब लोग बोलेंगे ना तुम्हारी कैसे कॉलोनी होगी, हम सबकी कॉलोनी है ये, ओके। बिना लाइन ड्रॉ किए भी तुम्हारी कॉलोनी है। सर नहीं सर, लाइन ड्रॉ ऑन है। अच्छा, ये फ्लैट हो गया। अरे फ्लैट तो हो गया, लेकिन ये जो कंपाउंड है ये किसका है? अरे हाँ, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। जो गार्डन है वो किसका है? जो ओपन स्पेसेस है वो किसके हैं? यार ये तो बड़ी अजीब सी बात है। बिना लाइन ड्रॉ करे तो हमने पार्टीशन भी नहीं किया हुआ, फिर भी सब किए। ये और भी नीचे डिवाइड किया जा सकता है, ओके। कैसे? घर के अंदर चले जाओ, ये घर मेरा है। अच्छा जी, तुम्हारा घर है, बड़े आए तुम्हारा घर है। क्यों? मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, ब्रदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, सबका घर है। दादाजी नहीं है, दादी माँ नहीं है, सबका घर है। पर ये तो मेरा रूम है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। तुम धीरे 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 कितना अंदर जाओगे, कितना नीचे जाओगे, जब तक कि तुम दैट बेसिक यूनिट पे नहीं जाओगे, तो फाइनली तुम्हें शायद ऐसे सुनने में, तो बिल्कुल ऐसे पॉलिटिकल में बोलोगे, भैया जहाँ मैं खड़ा हूँ ना भैया, मैं अपना हूँ, बाकी सब तो साझा होता है। और वो जो साझा वर्ड है ना, दैट इज फुल मेंबरशिप। सो हम जब इंडिया को बोलते हैं ये मेरा इंडिया, तो हम इस बात को रियलाइज करें कि ये गाना सिर्फ मैं नहीं गा रहा हूँ, ये गाना 130 करोड़ इंडियंस गा रहे, और सब लोग सही है। अगर तुम इस बारे में थोड़ी देर देखो तो तुम्हारे सर के अंदर ऐसे अजीब सी एक फीलिंग आ रही होगी कि यार इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं सब्जेक्ट को। ये सबका है, ओके, ये सबका नहीं होते वो भी सबका है, और बिना डिवीजन के भी ये सबका है। इंडिया सबका है। सो ये जब आता है, तो मैं जब इंडिया की बात करूँ तो मैं स्टेट ऑफ इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया के स्टेट ऑफ इंडिया इस बात को बहुत अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करता है कि हर सिटीजन ऑफ इंडिया का फुल मेंबरशिप है। अब देख रहे हो तुम, कमाल हो रहा है। देख रहे हो तुम कि यहाँ पर इंडिया ये नहीं बोलता कि यार 5 लोगों ने, सपोज 130 करोड़ लोगों ने एक साथ गाना गाया, ओके,
ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। तो ये जो गाना है, ये मेरा इंडिया, ये 130 करोड़ लोगों का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया को 130 करोड़ पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक को एक एक पार्ट देना पड़ेगा। नहीं, इंडिया एज अ होल इन सब 130 करोड़ का एक साथ है, एक साथ है। वाओ। सो इफ यू रियलाइज दिस, ओके, इफ यू रियलाइज दिस, दिस इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। ओके, इट्स अ वेरी वेरी गुड कि बिना डिवाइड किए भी इंडिया में स्टेट ऑफ इंडिया मुझे फुल एंड इक्वल मेंबरशिप देता है, मुझे फुल एंड इक्वल मेंबरशिप देता है। ये पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट है माय फ्रेंड। ये इतना आसानी से आपको आमतौर की जिंदगी में नहीं दिखता। तो जैसे ये एक स्टोरी दिया हुआ है ऑफ अ बस, ओके, इसमें मतलब आपके पास ये बड़ा ही खतरनाक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको आमतौर पे दिखेगा ही नहीं, यू कांट सी दिस। तो एक बस होती है, ओके, उसमें 50 सीट्स होती है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो पहले कुछ लोग आए, ओके, बैठ गए, राइट। तो फिर धीरे 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 पहले 25 लोग बैठे, फिर 20 लोग, 30 लोग हो गए, 50, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए। अब ये बस फुल हो गई, तो अब ये 50 लोग हो गए। अब ये 50 लोग जो हो गए, ओके, अब ये बस फुल है। अब ऐसा थोड़ा ना कि लोग और नहीं आएंगे, आएंगे। अब जैसे ही लोग आएंगे, आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का, क्योंकि अब ये जगह भर गई है। ओके, अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, अरे यार काय को आए तुम लोग यार, ओके, तुम बाहर ही रहो, आउटसाइडर्स बाहर रहो, इनसाइडर्स हम अंदर रहेंगे। तुम एक अलग ही फीलिंग में आ गए, एज इफ ये एंटाइटलमेंट है तुम्हारी इस सीट के ऊपर। अब वो बोलते हैं यार ऐसे करो, अगर तुम आ भी गए, चलो आ गए तो आ गए, कोई बात है, क्या कर सकते, तुम खड़े रहो। ओके, फिर वो खड़े रहते हैं बेचारे। ओके, वो ये नहीं क्लेम कर सकते यार तुम यार ऐसे मत करो, ये हम सबकी साझा है। नहीं, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप नहीं, तुम एंटाइटल्ड हो। तुम बोलोगे भैया पहले मैं आया था, मैं यहाँ पर बैठे रहूंगा, तू खड़े रहे। फिर और लोग आते जा रहे हैं, फिर आउटसाइडर्स आएंगे, और गुस्सा आएगा तुमको, तुम बोलोगे हाँ तुम्हारे खड़े की जगह नहीं, चलो छत पे बैठे हो। तो वो जो छत पे बैठे वो बोल नहीं सकते यार ठंडी हवा है यार, कमाल कर रहे हो यार, दिस इज सर्टेनली नॉट डन। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी द कॉन्टेक्स्ट जो आपको फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का होता है। तो मैंने तुम्हें बोला कि आपको पॉलिटिकल साइंस में ये कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, आपको आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देगा। इट डज नॉट यूजुअली हैपन। ओके, इवन मैंने ऑल द एग्जाम्पल देने की कोशिश की थी फैमिली में, लेकिन इवन फैमिलीज में भी ये उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं इतना क्लैरिफाइंग होता, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आउटसाइड इनसाइड आ जाता है। लेकिन जो कमाल की बात यह है कि ऐसा होता, ये है आइडियल सिचुएशन, लेकिन ऐसा पॉलिटिकल साइंस में भी कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा ना, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो बहुत सारी जगह पे आपको देखा होगा, जैसे इस बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है मुंबई का। ओके, तो ऐसे कोटेशन आ गया, मुंबई फॉर मुंबईकर्स, ऐसा चिल्लाने लगे। तो बोला कि मुंबई जो है, जो पहले से मुंबई में है, तो बस को याद रखना, ठीक है, जो पहले से मुंबई में है। ओके, ये बैठे हुए देखो मुंबई में, ये बस हो गई पूरी, वेरी गुड, 50 लोग बैठ गए। अब मुंबई में जितना भी रिसोर्सेज है, अब ये 50 लोग बोल रहे हैं, 50 मतलब जो बैठ गए मुंबई में, वो बोले कि ना ये हमारा है। उन्होंने क्या फीलिंग करने स्टार्ट कर दी? एंटाइटलमेंट की। ओके, उन्होंने क्या फीलिंग स्टार्ट कर दी? एंटाइटलमेंट की। बट मुंबई तो यार बहुत ही रिसोर्स वाली जगह है। ओके, सी पोर्ट भी है, इतना कमर्शियल कैपिटल्स भी है, डेवलप्ड सिटी है, तो लोग बाहर से आएंगे। ओके, वो भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, वो भी हार्ड वर्क करना चाहेंगे, वो भी यहाँ से सक्सेसफुल होना चाहेंगे। अब मुंबई वाले बोलते हैं ना, मुंबई फॉर मुंबईकर्स। ओके, तो यहाँ पर क्या फीलिंग हो गई? एंटाइटलमेंट की। यस, लेकिन अगर तुम्हें ख्याल था तो हम तो किसी और ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। हम तो इस बात से स्टार्ट हो रहे थे ना कि ये इंडिया या स्टेट में फ्री एंड इक्वल मेंबरशिप है। उस कॉन्सेप्ट का क्या हुआ?
मैंने आपको तब भी बोला था ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम नैरो डाउन होते जाते हैं, हमारा विजन और छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, तो हम टेरिटोरियल होने लग जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? हम टेरिटोरियल होने लग जाते हैं कि नहीं ये मेरा, और जो भी बाहर से आया उससे मुझे खतरा है। एंड that starts creating problems for this concept of free and equal membership। तो ये सॉरी फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, सॉरी मैं फ्री एंड फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। सो ये फुल मेंबरशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये चले जाएगा और ये बर्बाद हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, तो वो जो स्टेट की डेफिनेशन का था, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कोई छोटी बात नहीं, बिकॉज जो स्टेट का एंटिटी जो स्टेट था उसका एक्चुअली वजूद, उसका उसका पूरा का पूरा क्रिएशन, उसका द एंटायर रीजन वॉज बेस्ड ऑन दिस लाइन। और अगर तुमने ये रीजन ही खराब कर दिया फिर क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको समझना पड़ेगा एंड हैज टू अंडरस्टैंड दैट, जैसे हम ये टेरिटोरियलिटी की बात करते हैं, जैसे हम ये बात बोलते हैं कि ये आउटसाइडर्स है, इमिग्रेंट्स है, ओके, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टू अंडरस्टैंड कि whenever we are speaking on this concept it is a very difficult part to understand। और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये स्पेसिफिकली अलाउड है, यस। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा खुद अलाउ कर रहा है। कैसे? देखो, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन देखूं तो उसमें है आर्टिकल 19 जो कि राइट्स ऑफ फ्रीडम देता है। तो राइट्स ऑफ फ्रीडम में आता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। ओके, एफ अब चला गया बिकॉज हमने 44th अमेंडमेंट से निकाल दिया। लेकिन अगर तुम इसको देखोगे तो यहाँ पर ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन डी में आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। और वर्ड क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मीन्स ऑल ओवर इंडिया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, ई में रेजिडेंस ऑल ओवर इंडिया। जब ये मूवमेंट रेजिडेंस दिया गया है, जब मूवमेंट एंड रेजिडेंस दिया गया है, फिर आप इसको कैसे रोक सकते हो? ये वाली बात। सो जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए और आप मुझे उससे, चाहे किसी भी वजह से, आप मुझसे वो आर्बिट्ररीली नहीं ले सकते। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब इंडिया बना, जब इंडिया का प्लान बना या जो इंडिया में डेवलपमेंट हुई, वो ऐसे हुई नहीं है कि हम लोग 50 अलग अलग यूनिट्स बना दे। नो, हमारा कॉन्सेप्ट ही इस बात पे है कि वी हैव फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। तो जब इंडिया बन रहा था तो हम ऐसे थोड़ा ना बताया, जैसे तुम्हारा घर बन रहा होता है तो 4 लोग हैं, ओके, तो देयर आर 4 पीपल टू दिस हाउस, तो एक ड्राइंग रूम बन जाता है, एक डाइनिंग बन जाता है, ओके, बेडरूम्स बन गए 4, ओके, और किचन बन गई एंड ऐसे सब लोगों के वॉशरूम्स बन गए, सो। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक तो ठीक है, ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ये तो चलो सब लोगों को एक एक दे दिया जाएगा, लेकिन ये एरियाज तो कॉमन माना जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये एरिया भी कॉमन माना जाएगा, ये भी किचन भी कॉमन माना जाएगा। अब मान के चलो तुम ये टेरिटोरियल हो जाओ, ओके, तो फिर तो मालूम है आर्किटेक्ट को बुलाओ फिर से। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्ट को बोला ऐसा नहीं बनाने का बाबा, ओके, तुम गलत बना दिए भाई, तुम्हारा घर ही गलत बन गया। क्यों भाई? क्योंकि इस घर को चेंज करना है। कैसे करना है? इस घर को ऐसे बनाना है कि फिर ना, इस 4 लोग रहते हैं ना, इसको 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पार्ट में एक बेडरूम बनाओ, एक किचन बनाओ, और एक वॉशरूम बनाओ, और एक डाइनिंग एरिया बनाओ, ओके, ताकि ये अपने आप में एक कंप्लीट यूनिट हो जाए। ऐसे थोड़ा ना होता है। ये घर है क्या? कैसा घर है बताओ? कितना अजीब लगेगा कि तुम्हारे घर में जितने लोग हैं उतनी किचन्स, वाह, जितने लोग हैं उतने ड्राइंग रूम्स। तो ये तो कमाल ही हो गया, एक तरह से तो घर के अंदर घर बन गया। इंडिया तो ऐसा है नहीं, कोई भी स्टेट ऐसा है नहीं। तो इंडिया जब डेवलप हो रहा था, और कोई भी स्टेट डेवलप हो रहा है, तो वो फुल मेंबरशिप के तहत और या उस थॉट प्रोसेस से बन रहा है। तो हमने ये थोड़ा ना सोचा कि यार महाराष्ट्र है ना, तो भैया सारी की सारी चीज़ें, जितने रिसोर्सेज है वो सारे महाराष्ट्र को दिए जाए, ओके, इसमें उसको
जितने एयरपोर्ट्स चाहिए वो भी मिल जाए, जितना प्लेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चाहिए वो भी चाहिए, जितने रॉ मटेरियल चाहिए वो भी यहाँ पर ही आ जाए, स्किल्ड लेबर भी यहाँ से आ जाए, अनस्किल्ड लेबर भी यहाँ से आ जाए, सारी यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे हो, सारे कॉलेज भी यहाँ पे हो। और भैया ऐसे ही ना कर्नाटका भी ऐसा ही हो, पूरा यूनिट हो, कंप्लीट कंप्लीट यूनिट उठा के पूरा का पूरा डब्बा उठा के दे दो एक। ऐसा ऐसा नहीं है। हम लोगों के यहाँ पर कॉन्सेप्ट वॉज फुल मेंबरशिप। तो इंडिया बना भी वैसे प्लान से। कैसे बना? तो इंडिया ने बोला कि ऐसे थोड़ा, ये तो हमारा घर है ना यार। ओके, एक जगह पर सी पोर्ट होगा, ओके, एक जगह पर रेलवेज, एक मैन्युफैक्चरिंग का अलग होगा, ट्रेडिंग का अलग से होगा। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, यहाँ ट्रेडिंग हो रही है, यहाँ पर अनस्किल्ड लेबर मिलता है ज़्यादा, यहाँ स्किल्ड लेबर ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर ज़्यादातर इंजीनियर्स आते हैं इस कॉलेज से। सब मिल मिला के ट्रैवलिंग करेंगे, यहाँ से मिलाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, सब मिल मिला के हम काम करेंगे। ये सोचा गया था ना, ये सोचा गया था ना कि ज़रूरी नहीं है ना कि यार सारे के सारी चीज़ें एक ही स्टेट में हो, एक ही यूनिट हो जाए। नो, हमने पहले ही ये सोचा था। तो जब ये सोचा गया था तो फिर तो ये बड़ी खतरनाक बात हो जाए ना कि अगर आप बोलो कि मुंबई कर्स और मुंबई फॉर मुंबई कर्स, ये तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। वाई? बिकॉज ये सोच के बनाया गया था कि मुंबई एक फाइनेंशियल कैपिटल बनेगी, यहाँ पर बिजनेस ज़्यादा होगा, ओके, अनस्किल्ड लेबर बाहर से यहाँ आएंगे, ओके। अनस्किल्ड लेबर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड जितना तुम्हारा फाइनेंशियल कैपिटल होना है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे होना होता है। अनस्किल्ड लेबर अनस्किल्ड है, अच्छा, अगर अनस्किल्ड लेबर अनस्किल्ड है, ओके, और तुम्हें इमिग्रेंट लेबर्स की वैल्यू ही नहीं है ना बेटा, तो ये पिक्चर बहुत अच्छी तरह से इसको डिपिक्ट करती है। तो बहुत अच्छी तरह से दिखाया है, अ डे इन द लाइफ ऑफ अर्बन इंडियन मिडिल क्लास विदाउट इमिग्रेंट वर्कर्स। तो भाई कचरा उठाना है, ओके, तुम तो नहीं जा रहे हो, ओके। डू यू सी सैनिटेशन वर्कर्स? मोस्ट ऑफ देम आर अनस्किल्ड इमिग्रेंट लेबर्स, ओके। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ओके, चाहे हम लोग क्लीनिंग की बात कर रहे हैं, चाहे हम लोग कपड़े प्रेस करने के लिए बात कर रहे हैं, गाड़ी साफ करने के लिए बात कर रहे हैं, एवरीथिंग इज शेयर्ड। एंड एवरी वर्क जो आपको लगता है कि आप अपने आप से कर लेते हैं, वो आपके बस का नहीं था। द एंटायर सिस्टम विल कोलैप्स, एंटायर सिस्टम विल कोलैप्स द मोमेंट आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि भैया प्रेस भी हम नहीं करनी है, ओके, सफाई भी हम नहीं करनी है, स्कूल की बस भी हम नहीं चलानी है, ओके, एवरीथिंग हम नहीं करना है, इट वुडंट फंक्शन। एंड दैट इज वाई ये मिल मिला के चलेगा। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव ऑन दिस पार्ट, दैट अगर सिचुएशन इस तरह से है, अगर सिचुएशन इस तरह से है कि मार्केट अच्छी मिल गई है इन द फॉर्म ऑफ मुंबई, डज नॉट मीन कि इमिग्रेंट वर्कर्स जो वहाँ पर आते हैं वो सिर्फ सो कॉल्ड तुम्हारे एरिया को ऑक्यूपाई करने आ रहे। दे आर ऑल्सो एज इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक साइकिल एंड अदर साइकिल्स, पूरी सर्कल ऑफ लाइफ का, एज इज एनी अदर पार्ट ऑफ द सिटी। सो हमने बहुत जगह देखा, ओके, दैट ये आपने कई बार न्यूज़ में भी देखा होगा कि आउटसाइड, सो कॉल्ड ये आउटसाइडर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। आउटसाइडर कैसे हो गए यार? ये आउटसाइडर कैसे हो गए? क्या ये फुल मेंबरशिप के हकदार नहीं थे? ओके, क्या ये आउटसाइडर अलग होता है और इनसाइडर अलग होता है? क्योंकि अगर आप एक सिटी के अंदर इनसाइडर हो तो ऑब्वियस बात है, क्या इसका मतलब ये है कि आपको सिटी से बाहर जाते ही आपको भी आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाए? और से ये होगा, डू यू रियलाइज दैट वन इंडिया, वन नेशन, वन स्टेट के कॉन्सेप्ट में ही दरार आने लग जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस पार्ट दैट ये सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी। लेकिन एज आई सेड, पॉलिटिकल थ्योरी कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इस निगाह से देख नहीं सकते। यू कैन नॉट सी दिस इन सो कॉल्ड वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। अब ये क्या बात हुई?
सोच की बात है बेटा, क्या होता है, बड़ा रियली अंडरस्टैंड, पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी 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 डेलिकेट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। बोलना बड़ा आसान होता है। तो मान के चलो, मैं फिर से तुम्हें तुम्हारे घर के लेकर अंदर लेकर जाता हूँ, बताओ मैं तो तुम्हारे घर में घुमाए जा रहा हूँ तुम्हें। तो तुम्हारे घर में ओके, भगवान की दया से बहुत बड़ा घर है, आलीशान घर है, वेरी गुड। तो 4 लोग रहते हैं ओके, और 5,000 गज का बंगला है। ओए हो, कोई टेंशन नहीं, 5,000 गज है, कोई टेंशन नहीं सर, आराम से काटो। तो एक एक पर्सन और आ जाता है, और कोई गल नहीं सर, कोई नहीं, साडा घर है, वड्डा घर है, कोई टेंशन ही नहीं, नो प्रॉब्लम। तो पहले 4 थे, अब 5 हो गए ओके। तुम बोलो यार ये रूम भी, ये एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है यार, कब से तो दरवाज़ा ही नहीं खोला यार, जा तू उसमें रह ले ओके। फिर ये जो 5वां आता है ओके, वो यहाँ पर रह लेता है। फिर उसको लगता है यार घर तो बड़ा अच्छा है यार, वेरी गुड। तो वो अपने एक फ्रेंड को भी बुला लेता है। तो तुम लोग बोलते अब कोई गल नहीं यार, बहुत है, साठे को कोई टेंशन ही नहीं है यार, कोई टेंशन ही नहीं। तो 7वां यहाँ रह रहता है। ऐसे करके धीरे 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 50 लोग आ जाते हैं, फिर 500 लोग घुस जाते। अब ना भैया चुभने लग जाएगा बड़ा जबरदस्त, अब बड़ा चुभ, बिकॉज इतने रूम थोड़ा थे 5,000 गज में ओके, 500 लोगों के लिए थोड़ा था। अब हर एक बेचारा एक एक कोने में ऐसा फंसा पड़ रहा है। इन अदर वर्ड्स सिचुएशन हो गई है that the resources have become scarce, demands have started increasing। तो वो जो खुशी का माहौल था ना, वो बर्बाद होने लग जाता है ओके। नाउ देयर इज कंपटीशन, एंड दिस कंपटीशन विल डेवलप और रादर लीड इनटू रेजिस्टेंस। तो जब मुंबई एक शहर था जहाँ पर पॉपुलेशन कम थी, जहाँ पर सो कॉल्ड कंपटीशन फॉर रिसोर्सेस इतना ज़्यादा सीवियर नहीं था, कंपटीशन तो हमेशा ही होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, तब शायद ये माइग्रेशन होता है वो किसी को चुभ नहीं रहा था। और अगर वो चुभ भी रहा था तो वो मुद्दा नहीं बन सकता था, इट वॉज नॉट द इशू दैट वॉज और दैट रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड। लेकिन जैसे जैसे एक सिटी या एक रीजन या एक रिसोर्सेस के एरिया पर प्रेशर पड़ने लगता है, जब स्केर्सिटी डिमांड करने लग जाती है, तो इट बिकम्स अ वेरी 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 डेंजरस सिनेरियो। उस टाइम पर ये आउटसाइडर इनसाइडर वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि स्केर्सिटी विल लीड टू रेजिस्टेंस। अब चलो मान के चलो, तो मैं तो ऐसे, मैं तो गुस्से में था ओके। सो मैंने यहाँ पर सिचुएशन स्टार्ट की कि मैंने बोला चलो यार मुंबई का तुम मान जाओ यार, चलो चलो ओके, कोई बात नहीं ओके, सबको आने दो, सब लोग सब अपने ही है ओके, सब अपने ही। तो नाउ ओके, एक सिटी में लोग आने लग गए। अब यहाँ पर प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो ये सिटी में लोग पहले से रह रहे हैं ओके, बट अब इस सिटी में आते आते ओके एक और अपना नया पिरामिड बना देते। कैसे सर? क्योंकि किसी भी सिटी में ऐसे तो होगा नहीं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं अनइक्वल होगा, एंड सो ऑन एंड सो। अब एक सवाल और पैदा हो जाता है कि जब तुम पहले से इस सिटी में थे ओके, तुम पहले से एक एरिया में थे, तो तुमने घर भी बना लिया था, तुमने रिसोर्सेज भी जमा कर लिए थे, तुम्हारे पास गाड़ियाँ भी थी, तुम्हारे पास शॉप्स भी थे, तुम्हारे पास बंगले भी थे, तुम्हारे पास फैक्ट्रीज भी थी। अब जो भी बाहर से आएगा ओके, वो तो जीरो से स्टार्ट करेगा ना भाई। बिल्कुल सही बात है। अब बात यहाँ पे चलो मान भी लो कि यार आ जाओ यार, तुम सिटी में कहीं से भी वर्क कर लो ओके, चलो जी अलाउ कर दिया, फुल तो अलाउ कर दिया, इक्वल अलाउ करोगे कि नहीं अलाउ करोगे? क्या वो जो बाहर से आए हैं, जो माइग्रेंट्स है, ऑब्वियसली दे आर पुअर, दे हैव लेस रिसोर्सेज, वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। सो उस टाइम पर क्या तुम उनको सिटी के इन रिसोर्सेज को इक्वली यूज करने का मौका दोगे कि नहीं दोगे? दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। और जब ऐसा होता है ओके, चाहे वो फुल मेंबरशिप के लिए हो और फुल के बाद तुम एंटर करने के बाद भी तुमने उसको इक्वल राइट्स नहीं दिए, तो माय फ्रेंड्स स्टार्ट होता है बवाल। बवाल, यस, अब होगा बवाल, अब होगा डिस्प्यूट, अब होंगे प्रॉब्लम्स ओके। सो वंस दीज प्रॉब्लम्स विल अकर ओके, देन देयर विल बी रिजेंटमेंट। तुम्हारे अंदर दो, इस सिचुएशन में
दो तरह के सिचुएशन हो जाएगी। जो एक वो होंगे जो द हैव्स है, जिनके पास है, सशक्त है, इनको उनसे नफरत होने लग जाएगी जो हैव नॉट्स है, और बोलेंगे यार ये आ गए, बताओ देखो कितना गंद मचा रहे हैं, देखो सड़क पे रह रहे हैं, ओके। और जो हैव नॉट्स है वो इनको देख देख के गुस्सा हो रहे होंगे, ये देखो, हाँ ये लोग घरों के अंदर बैठे तो भी परेशान है, ओके ओके, देखो ये लोग एसी चला के बैठे हुए हैं, देखो इनके पास तो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दिस लीड्स टू अ डिस्प्यूट। तो हर डिस्प्यूट की शुरुआत, ओके, कुछ कुछ इन्हीं सोर्सेस से होती है, ओके, कुछ इसी तरह से होती है, एंड देन यू गेट लीगल डिस्प्यूट्स। और ये फिर डिस्प्यूट्स होते हैं, इसका फिर अंत नतीजा अलग अलग तरीके से हो सकता है। कभी कभी ये प्रोटेस्ट के फॉर्म में होता है, बिल्कुल सही बात है। सो प्रोटेस्ट के फॉर्म में होता है, धरने दिए जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, ओके, ये भी होता है। ये हैव्स की तरफ से भी मांगे हो सकती है कि भैया हमारी मांगे पूरी करो, इनको बाहर निकालो, दोनों तरफ से हो सकती है, ओके। प्रोटेस्ट होता है। अब अगर तक ये पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ तब तक तो ठीक है भाई, कभी कभी ये भी पीसफुल प्रोटेस्ट ना रहकर वायलेंट हो जाता है, ओके। फिर उस टाइम फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ जाती है। अब स्टेट के ऊपर फिर मजबूरी क्या कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे कि प्रोटेस्ट को सुने, ओके। बिकॉज अगर वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का, ब्रिटिशर्स होते ना, अगर ये ब्रिटिश राज होता फिर तो उनके लिए ज़िंदगी बड़ी आसान थी, ओके। वो तो बोलते लाठी चार्ज कर लो, ओके, उनको थोड़ा ना लोगों से कुछ मतलब था, बिल्कुल। तो वो तब पुलिस स्टेट बना के बैठे हुए थे, वेरी गुड, कि चलो जी बर्बाद कर दो इनको। हम ऐसे थोड़ा ना, मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ाया था, हम लोग वेलफेयर स्टेट है, यस। तो एक वेलफेयर स्टेट, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में मुझे लॉ एंड ऑर्डर भी सिचुएशन मेंटेन करनी है, और ये डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ अ सिटीजन टू प्रोटेस्ट ये भी मेंटेन करना है। बताओ जी, मेरे को तो दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा ना, ऐसा कैसा चलेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंसिंग। सो स्टेट का काम आसान नहीं होता माय फ्रेंड, अगर आप ढंग से काम करना स्टार्ट करोगे ना तो फिर स्टेट का काम आसान बिल्कुल नहीं होता। सो दिस इज अ सिचुएशन दैट वी विल हैव टू वरी अबाउट। और ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल्स ही प्रोटेस्ट करते हैं, कभी कभी सिटीजन्स ग्रुप्स बना लेते हैं मीडिया को कंट्रोल करने या मीडिया के थ्रू आने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज बना देते हैं, या फिर और भी ज़्यादा हो जाएगा तो कोर्ट्स में जाके रिट्स फाइल कर देते हैं, PIL फाइल कर देते हैं, एंड सो ऑन एंड सो, ये कथाएं नहीं खत्म होती। सो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ दिस पार्ट, ओके। बात यहाँ पर ये है कि हर इंडिविजुअल या हर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, उनको ऐसा लगता है उनकी बात सही है, उनकी बात सही है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डेमोक्रेसी में सब सही होते हैं। ये क्या बात हुई सर, एक सही होता है सब सही कैसे होते हैं? नहीं बेटा, डेमोक्रेसी में सब सही होते हैं, बिकॉज हमको मिडिल वेज ढूंढने होते हैं, सबको बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसलिए डेमोक्रेसी इज डिबेट एंड डिस्कशन, और डिबेट डिस्कशन करके हम कॉमन ग्राउंड लेकर आते हैं, और कॉमन ग्राउंड लाने से हमारा फायदा होगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अप्रिशिएट कि डेमोक्रेसी में सिर्फ तुमने बोला और सच हुआ, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, और देखो ये फिर बार बार आ जाता है, देखो कितने बार भी तुम इस वर्ड को हटाने की कोशिश करोगे या इसको समझने की कोशिश, हटाओगे तो क्या, समझने की कोशिश करोगे, तुम्हें अलग अलग चीजें मिलती जाएगी। सो यू हैव इक्वल राइट्स। अब इस में सिटीजनशिप पढ़ते पढ़ते भी तुमको इक्वल राइट्स का कॉन्सेप्ट समझना कितना ज़रूरी है, बिकॉज हम यहाँ पे देखेंगे कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है, ओके। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इस बात पे होता है दैट क्या सबको इक्वल राइट्स मिल जा सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है एक सिटी में या एक कंट्री में या एक रीजन में? सो अगर हम आसपास भी देखेंगे तो हमको एक लार्ज स्लम ड्वेलर्स की पॉपुलेशन मिलेगी। देखो, तुमने देखा होगा जो झोपड़ियों में रहते हैं, जो कि झोपड़ी कॉलोनीज होती है, ओके। कुछ लोगों का तो वो भी नहीं होती। सो हमें ऐसा लगता है, ओके, कि ये ना हमारे सिटी को ख़राब कर रहे हैं, या फिर यहाँ से गंदगी फैल रही है या यहाँ से बीमारियाँ फैल रही है। लेकिन मैंने तुमको अभी अभी एक पिक्चर दिखाई थी, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना माय फ्रेंड, तो द सिटी एज यू नो इट,
द सिटी एज वी नो इट, द टाउन लाइफ दैट वी नो इट, वो पॉसिबल ही नहीं है जब तक कि यू डोंट हैव दिस कम्युनिटी और दिस पीपल और दिस ग्रुप ऑफ पीपल और दैट ग्रुप ऑफ पीपल। ये बहुत ज़रूरी है। जिनको हम बोलते हैं स्क्वाटर्स या स्लम ड्वेलर्स, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सो कॉल्ड, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन द सो कॉल्ड टाउन लाइफ और द सिटी लाइफ दैट वी नो इट। तो मैं फिर बोल रहा हूँ दैट दे हैव एज मच अ रोल टू प्ले इन आवर सो कॉल्ड कंफर्टेबल लाइफ एज एनीथिंग एल्स। लेकिन ऐसा होता है क्या? ना, हम तो उल्टा ही सोच के बैठे। हम बोलते हैं इनकी वजह से देयर हैज बीन अ स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज ऑफ द सिटी इज डाइंग, द सिटी इज कोलैप्सिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इसका खामियाजा भुगतते हैं, वन, द स्पिरिट ऑफ सिटीजनशिप, एंड नंबर टू, these people themselves. They start becoming, they start getting into that cycle जहाँ पर the disease will increase, the poverty will increase, and so on and so forth, and सबसे ज़्यादा the entire concept of life and liberty collapses. So a very important part, as I've already told you, that the slum dwellers make a significant contribution to the economy through their labor, which are hawkers or which are petty traders or everyone that you name it, okay, they are playing a very very important part on this part. और सबसे बुरी बात क्या है कि if you go for these services जो कि at a very low price and at a very low wage you get in a city because of these so-called poor people, therefore you are ignoring them. If you are asked to pay for this, right, in the real terms, if they start demanding or they start getting the real terms, then you are going to realize कि what were you criticizing. So if you go to the western countries, उन्होंने यही गलतियां करी, okay, so they have done the same mistake. सो वेस्टर्न सिस्टम में अगर आप देखो तो यूएस में, यूरोप में, अगर आपके कोई फ्रेंड्स है वहाँ पे यही हुआ. दे डिड नॉट रियलाइज द डेंजर्स ऑफ द सो कॉल्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स. आज वहाँ पर इफ़ यू गो, so in fact it is amongst the most difficult thing for them to get these services जो हम लोग for granted लेते. तो as a political science student आपको realize होना पड़ेगा कि ये science है. अगर वो उनके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल है. अगर ये उनके वहाँ चलेगा, गड़बड़ हुआ तो यहाँ भी होगा. So the point here is, will we learn, will we do it or not? So यहाँ पर जो बॉक्स है ये बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस है. अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो बड़ा ही अच्छा है. Citizenship is not merely a legal concept. It is also closely related to the larger notions on equality and rights. A widely accepted formulation of this relationship was provided by the British sociologist T.H. Marshall in his book Citizenship and Social Class. Marshall defines citizenship as a status bestowed on those who are full members of a community. All those who possess the status are equal with respect to to the rights and duties with which the status is endowed. Beautiful यार, एक बात सोचो my friend, इतना important है. जैसे ही मुझे ये पता चले कि you are an Indian citizen, I am an Indian citizen, एक equality का concept होना बड़ा ज़रूरी है. कि we are fraternity, word fraternity कहाँ से आता है? Fraternal, okay, we are family, we are together. द की कॉन्सेप्ट तब होगा जब इक्वालिटी आएगा. फर्स्ट, दैट द क्वालिटी ऑफ द गिवन राइट्स एंड ड्यूटीज इंप्रूव्स. सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ पीपल अपॉन हुम दे आर बिस्टोर्ड ग्रोस. दोनों बातें, ये इतना सुंदर है, ऐसा शायद ही किसी बुक को समझाया, बट लोग पढ़ते नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके राइट्स की क्वालिटी बेटर हो. ओके, सो इट्स लाइक दिस कि अगर एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता था, हमारे रिलीजन में भी है, अलग अलग रिलीजन में, कि
मैं जितना लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम कर सकूं उतना कर पाऊं। नंबर वन इज अच्छे से अच्छा काम, और जितने सारे लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कर पाऊं और बढ़िया। सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग नॉट ओनली दैट द क्वालिटी ऑफ राइट्स improves, that I'm able to deliver it to as many as possible. This is such a beautiful concept. So तीन तरह के राइट्स हम यहाँ पे देखते हैं। वन इज सिविल राइट्स, वन इज पॉलिटिकल राइट्स एंड वन सोशल राइट्स। सिविल राइट्स जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी एक्सेट्रा से डील करता है। पॉलिटिकल राइट्स जो डील करता है पार्टिसिपेशन इन द गवर्नेंस। सोशल राइट्स वो होते हैं जिसमें आपको एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब आपने डीपीएसपी वगैरह में दिखाई देंगे। टुडे दे मेक इट टुगेदर दे मेक इट पॉसिबल फॉर द सिटीजन टू लीड अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। वाओ! अगर तुम ये मेरे क्लासेस देखते चले जा रहे हो तो तुम्हें बार बार ये वर्ड दिखाई देंगे। सो हमने पहले भी बोला था सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स। सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वो होते हैं जो हमें फंडामेंटल राइट्स में मिलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हमको वो मिलते हैं, वो राइट्स हैं जो हमको डीपीएसपी में दिखते हैं। सब जगह पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस, सारा प्रोसेस इज ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो मार्शल सॉ सोशल क्लास इज अ सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। Citizenship ensures equality by countering the divisive effect of class hierarchy. It thus facilitates the creation of a better integrated and harmonious community. So ऐसा नहीं है कि हालात इतने खराब है कि हमने उसके बावजूद कुछ नहीं किया, ऐसा भी हाल नहीं हुआ, इतना भी सिचुएशन खराब नहीं। ओके, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशंस, और उस सारी सिचुएशन की इम्प्रूवमेंट का जो फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट है दैट इज अवेयरनेस। तो हमने अवेयरनेस होते हुए देखी है, ओके, कि गवर्नमेंट्स भी एक्टिव हो रहे हैं, एनजीओस आ रहे हैं, देयर आर पॉलिसीज बीइंग मेड, ओके, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। क्यों ये कर रहे हैं? पहले होगी अवेयरनेस, फिर हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, फिर हम रेगुलेट करेंगे और ये सारी फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर हम यहाँ से देखें तो दीज आर द अथॉरिटीज, दे आर बिकमिंग एक्टिव, स्टेट इज बिकमिंग एक्टिव, स्टेट के ऑर्गन्स आर बिकमिंग एक्टिव, बट द अवेयरनेस हैज टू बी ऑन द अदर साइड ऑल्सो। तो स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो बिकमिंग अवेयर कि यार ये ठीक नहीं हो रहा, ओके, दिस इज रॉन्ग, और अकेले अकेले नाउ दे आर नॉट डूइंग द जॉब, नाउ दे आर ऑर्गेनाइजिंग सो दैट दे कैन डिमांड दीज राइट्स। सो हमने बहुत सारे जजमेंट देखे, मैंने एक बार पहले भी बताया था, ओल्गा टेलिस केस था, विच इज ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केस। इस केस में एक बड़ा अजीब सा थ्योरी हम लोग को देखने लग गई। क्या हुआ? दैट यू नो पेमेंट ड्वेलर्स, बॉम्बे तब मुंबई, जो आज मुंबई है, पेमेंट ड्वेलर्स, ओके, स्लम ड्वेलर्स, उनको निकाल दिया गया, उनको बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनका सारी चीज़ें तोड़ दी, बाहर निकाल दिया। सो ओल्गा टेलिस वॉज द ग्रुप जो कि पहले इनको हाई कोर्ट लेकर गया, और फिर उसके बाद द मैटर वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट जब हम आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, और जब हम लाइफ की बात करते हैं तो हम चॉइस एंड डिग्निटी की बात करते हैं, और जब हम चॉइस एंड डिग्निटी की बात करते हैं तो राइट टू अर्न योर लाइवलीहुड अपने आप में डिग्निटी प्रोवाइड करता है। तो अगर ये हम लोग किसी को उठा कर, चाहे वो स्लम ड्वेलर्स ही है यार, लेकिन उनकी डिग्निटी है, यहाँ पर फुल मेंबरशिप है, इक्वल राइट्स है, तो अगर आप उनको एविक्ट करते हो तो यू शुड गिव देम ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अंडर राइट टू शेल्टर एंड राइट टू लाइवलीहुड, वरना ये एक ऐसी सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे लाइफ, द वर्ड लाइफ, दैट इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, विल बी डैमेज। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि राइट्स दे देना इतना जरूर, राइट्स होना भी ज़रूरी है, लेकिन राइट्स को यूटिलाइज करना और उनका फ़ायदा उठाना ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है कि सिटीजन्स को वो पता है कि कैसे तुम इन राइट्स को यूज़ कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटे छोटे, तुम इतने सारे पॉलिसीज बना देते हो, इतने सारे राइट्स दे देते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर देते हो। आर पीपल अवेयर ऑफ दिस? डू पीपल नो हाउ टू यूटिलाइज इट? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो ये धीरे धीरे यू नो ये पीछे उड़ते जाएंगे और फिर इनकी लाइफ ख़त्म होती जाएगी।
और फिर ये और डिस्करेज होते जाएंगे, इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि स्टेट ने इनके लिए क्या किया। बताओ जी। So it is very very important that you worry about both the things. One, that there are rights. Second, there is quality of rights and distribution of rights. एक तो ये ग्रुप हो गया which is the poor and the ones which are so called have nots. लेकिन एक और है जो एक्चुअली होने नहीं चाहिए थे लेकिन हमने उनको कर दिया। These were the original forest dwellers. ये वो थे जिनका ये जंगल उनके थे, उनके पास नेचुरल वे ऑफ लाइफ है। ये वो ट्राइबल्स है जिनको अब हम शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। और इस ट्राइबल पॉपुलेशन का पहला हक था, फर्स्ट देयर इट वाज देयर राइट। लेकिन ये नाइव पॉपुलेशन है, दे आर एब्सोल्युटली अवे फ्रॉम द सो कॉल्ड भागदौड़ ऑफ द दुनियादारी लाइफ। और हम आए और हम डेवलपमेंट के नाम पर हमने इनके इकोसिस्टम्स बर्बाद कर दिए, इनका कल्चर ख़राब कर दिया, माइनिंग किया, फैक्ट्रीज बनाई और उनको धीरे 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 मार्जिनलाइज कर दिया। सो व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर इज कि हमने ये हमने मार्जिनलाइज किए, वी हैव मार्जिनलाइज दिस पार्ट। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट वी शुड प्रोटेक्ट देम ऑल्सो। सो अब गवर्नमेंट्स के पास एक और हेडेक आ गई। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि डेवलपमेंट को कैसे बैलेंस करेंगे एंड प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी एंड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट हेडेक है। डेवलपमेंट करोगे तो जंगल कटेंगे, जंगल कटेंगे तो लाइफ हिलेगी, लाइफ खराब होगी तो भैया ये प्रिजर्व कैसे करेंगे, और अगर ये प्रिजर्व करोगे तो डेवलपमेंट कैसे करोगे। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर इज पॉलिटिकल साइंस। एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने पहले बोला, इट्स अ वेरी फ्रेजाइल सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी डेलिकेट सब्जेक्ट। इतना आसान नहीं है कोई भी फैसला करना। यू विल हैव टू मेक श्योर दैट all the stakeholders present as well as future must be taken into account before taking any decision. इतना आसान होता नहीं है। So what should become clear from this discussion is that changes in the world situation, the economy and society demand new interpretations of the meaning and rights of citizenship. The formal laws regarding citizenship only form the starting point. हम लोग को है ना गलत फहमी होती है, we don't understand this part. लॉ बनाना एक शुरुआत है, that's it. इसको बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको इंटरप्रेट अलग अलग समय पे, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग सिचुएशन में करना पड़ेगा। सो अगर हम ये लेट्स थिंक देखेंगे तो बड़ा अच्छा है ये। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल फिगर्स पब्लिश्ड about the land distribution in Zimbabwe, some 4,400 white families own 32% of agricultural land, that is about 10 million hectares. About 1 million black peasant families own just 16 million hectares, that is 38% of the land. While the land that is with the white families are fertile and irrigated, the land in the hands of black population are less fertile and unirrigated. While tracing the history of land ownership, it is very obvious that a century ago the whites had taken the fertile land from the native people. Whites have now been in Zimbabwe for generations and consider themselves as Zimbabweans. The total population of whites in Zimbabwe is just 0.06% of the population. In the year 1997, the president of Zimbabwe, Mugabe, announced plans to take over around 1,500 farms. What idea from citizenship would you use to support or oppose the claims of black and white citizens of Zimbabwe? ये वही आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स की कहानी है माय फ्रेंड। जो मैंने तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल दिया, ओके, जो मैंने तुम्हें इंडिया का एग्जांपल दिया, सिटीज़ का एग्जांपल दिया, दैट एग्जांपल कैन बी यूटिलाइज एनीवेयर दैट यू वांट। जो गलतियाँ करोगे वो रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो वी गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पार्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट इवॉल्व्ड इन द मॉडर्न पीरियड। One of the earliest assertions regarding the sovereignty of the nation state and democratic rights was made by revolutionaries in 1789. It's a French Revolution बोला गया। The nation states claim that the boundaries define not just a territory but a unique culture and a shared history. National identity may be expressed through symbols like flag,
नेशनल एंथम, नेशनल लैंग्वेज और सर्टन सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड, इतना आसान थोड़ा है। इसीलिए हमको ये बात समझना पड़ेगा कि जब मैं नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करने को बोलता हूँ तो वो फ्लैग नहीं है, सिर्फ फ्लैग नहीं है, वो मेरी आइडेंटिटी है। और वो आइडेंटिटी वो है जहाँ पर हम लोग कॉमन पास्ट की बात करते हैं। मेरा दुख है ये आपका दुख है, ये हम सब का दुख है कि हमारे वीर भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया। ये हम सब का दुख है, ये हम सब लोगों का दुख है कि हम लोगों को कॉलोनाइज किया गया, कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड लिखा गया। ये हम सब लोगों का दुख है, ये हम सब लोगों का दुख है कि पार्टीशन के समय लाखों लोग ओके इस राइट्स का विक्टिम हुए। और उसी तरह से ये हम सब लोगों को गर्व का दिन है कि इंडिया आज एक सुपर पावर है, या इंडिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, या इंडियन आर्मी इतनी पावरफुल है, या सचिन तेंदुलकर इंडियन है। ये हम सबका है, दिस इज कॉमन। सो एवरी इसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसे भी सुनने को आएगी जो उसका शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बट ये एक शेयर्ड आइडेंटिटी है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। मोस्ट मॉडर्न स्टेट्स इंक्लूड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, बट national identity of a democratic state is supposed to provide citizens with a political identity that can be shared by all members. तो मैंने तुम्हें पहले बोला मुझे पता ही नहीं चलेगा, तुम असमीज लैंग्वेज में बोलोगे मुझे समझ में भी नहीं आएगा, तुम तमिल में बोलोगे मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं पंजाबी में बोलूँगा केरला में शायद समझ में भी ना आए। दैट इज नॉट द पॉइंट। हमारी आइडेंटिटी एक नेशनल आइडेंटिटी है। तुम्हें मेरे को ना समझ में आए, मेरे को तुम्हारी भाषा ना समझ में आए, मुझे तुम्हारा कल्चर नहीं मालूम, तुम्हें मेरा कल्चर नहीं मालूम, इट्स ओके। एक कॉमन आइडेंटिटी है, वी आर एन इंडियन। सो वो नेशनल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट इट कम्स फ्रॉम द नेशन स्टेट, बट दैट मेक्स इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द कॉन्टेक्स्ट देयर इज कि हम लोग को जो हमारे लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ऐसे कोई अनोखी बात नहीं है। So this would be as true of the United States, which prides itself on being as any other country. So France, for instance, is a country which claims to be both secular and inclusive. It includes not only people of European origin, but also citizens who originally came from other areas such like North Africa. Culture and language are important features of its national identity, and all citizens are expected to assimilate into it in the public aspects of life. They may, however, retain their personal beliefs and practice in their private lives. This may seem like a reasonable policy, but it is not simple to define what is public and what is private, and this has given rise to some controversies. Religious belief is supposed to belong to private sphere of citizens, but sometimes religious symbols and practices may enter into their public lives. You may have heard about the demand of six school boys in France to wear the turban, as well as of Muslim girls who wear the headscarf with their school uniforms. सो एन इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि फ्रांस में आप रिलीजन के बेसिस पर यू विल सी अ डिस्टिंक्शन हैपनिंग। क्या आपको अलाउड नहीं है? इज इट नॉट फुल मेंबरशिप एंड इज इट नॉट इक्वालिटी? तो ये इम्पोर्टेंट इसी तरह से ऐसे नहीं है कि यहाँ पर ही सिर्फ है। इसराइल और जर्मनी में रिलीजन एथनिक ओरिजिन पर के बेसिस पर प्रायोरिटी मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप। परसिस्टेंट डिमांड होती है जर्मनी में टर्किश वर्कर्स पे who were at one time encouraged to come and work in Germany that their children who have been born and brought up in Germany should automatically be granted citizenship. अभी तक ये डिबेट हो रहा है। सो द पॉइंट यहाँ पर है कि जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो ऐसे नहीं है। और ये एक्चुअली जो फ्रांस वाला क्वेश्चन है ना, सो इफ़ यू रिमेंबर, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया है तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के मेंस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। what is one thing that France can understand from India's concept of secularism? So India में on the other hand you will see secular democratic nation state. ये हमारे कंट्री का बदकिस्मती थी that India became, or rather India was divided on the basis of Hindu and Muslim, or rather on the basis of Muslim majority by the persistent demands for Muslim League. Otherwise Indian constitution has been very very accommodative and to a very diverse society. So अगर हम ये नोटिस करेंगे तो हमने इस बारे में कभी भी नहीं कॉन्टेक्स्ट किया that on the basis of race, religion, caste, sex, gender that there will be distinction.
और ये हमारे हर चीज़ में दिखाई देता है, इंक्लूडिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड में तो वी आर सेलिब्रेटिंग द यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो अगर हम अपने पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, या फिर हम लोग देखेंगे हमारा पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे सिटीजनशिप डिफाइंड है, तो सिटीजनशिप जो डिफाइंड है ओके आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 में, दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। इवन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 हमने हर तरह से सिटीजनशिप अलाउ की हुई है, birth, descent, registration, naturalization, and inclusion of territory. There is no situation of this part. However, ये होने के बाद भी, whether it is with regards to women's, whether it is with regards to scheduled caste, Dalit movement, और जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, हमें हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट्स आएगा ही आएगा, ये आता रहता है। द वर्क ऑफ द नेशन इज नेवर कंप्लीट, एंड दैट इज वाई एक नया कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑफ यूनिवर्सल सिटीजनशिप, अ वेरी मेजर डिमांड। सो हमने ये सोचा यार क्या यही चीज़ जो हम एब्सोल्यूटली बात करें कि इंडिया में सब लोग जो विद इन द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया है, ये सब लोग एक हैं, ये सबको फुल मेंबरशिप है, ये सब में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहाँ सब में इक्वालिटी होनी चाहिए। तो क्या हम इसी चीज़ को बहुत बड़ा करके कैन वी एक्सपैंड इट, और ये सारा सिचुएशन हम ऐसे नहीं मान सकते दैट व्हाई नॉट लेट इट इंक्लूड इन द वर्ल्ड इटसेल्फ। यस, तो हम इसको पूरी दुनिया में क्यों नहीं बना देते। सो लेट अस डू दैट पार्ट एंड लेट अस डील, और उन लोगों के बारे में सोचो जो कि रेफ्यूजीज हो गए। ओके, सो द यूनाइटेड नेशन हैज़ नाउ अपॉइंटेड अ हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज जो कि हेल्प करता है। क्यों हमें अच्छा लगे, क्यों जब हम इंडियंस एज अ होल देख सकते हैं, कैन वी नॉट लुक एट ह्यूमैनिटी एज अ होल। सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटलेस पीपल इज समथिंग एल्स दैट वी हैव टू लुक इनटू इट नाउ। सो एक इंपॉर्टेंट डिमांड इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन यूनिवर्सल सिटीजनशिप। सो माय फ्रेंड्स, आई थिंक इस चैप्टर में हम लोग इतना ही क्लैरिफाई कर सके। दिस इज मोर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटी में सिटीजनशिप इज मोर ऑफ फैक्ट्स एंड लॉज एंड सिटीजनशिप एक्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। गवर्नेंस में, थ्योरीज में आपको ये सब चीज़ें भी सोचनी पड़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी बिहाइंड दिस पार्ट। सो एक बार फाइनली अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के साथ फिर से करना चाहता हूँ। द PSI ऑप्शनल कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, 250 मार्क्स का GS2 ओके मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था, एंड अनदर 500 मार्क्स का ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2 भी अब मैं पढ़ाऊंगा। यूज माई कोड SIDLIVE SIDLIVE एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। मैं तुम्हें एक सजेशन दूंगा कि अगर तुम ये ले रहे हो अगर ऑप्शनल का, तो मेक श्योर दैट यू टेक अ कॉम्बिनेशन कोर्स ऑफ ऑप्शनल एंड GS। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।